बच्चों पार्टी, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। और बच्चों पार्टी आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ विद इन 30 मिनट्स। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना डिले के। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक इतना छोटा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, बट इसमें कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो अगर आप गलत करो तो क्वेश्चन में फंसोगे। और वही छोटे छोटे पॉइंट्स जो हिडन पॉइंट्स होते हैं वही आज इसमें हम कवर करने वाले हैं। साथ में ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो एकदम ध्यान से रखो। और इसकी नोट्स बहुत अच्छी है, अगर आप चाहें तो इसे लास्ट मोमेंट तक आप देख सकते हैं। देखो जो डेटा है मैंने समराइज करके एक साथ लिख दिया है, और साथ में ये जो आपके डिफरेंशिएशन है जहां पे आप गलतियां करते हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसका मैंने अलग से टेबल बना के दे दिया है। तो ये चैप्टर इतना समझ लो कि ये वीडियो आपको फुल स्कोर दिलाने वाली है, इसलिए एकदम शांति से सुनो बिना स्किप किए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत यहां से होती है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या, एक आपको पता है कि हेल्थ होता है WHO के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी इंसान जो है वो टोटली फुल्ली ठीक है ना, आपका सोशली, फिजिकली, मेंटली, आप हर एस्पेक्ट में अगर ठीक हो तभी आपको हेल्दी पर्सन बोला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका हेल्थ क्या चीज़ होती है। अब आते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, एक होती है कि दो चीज, एक होती है एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस होता है कि अगर कोई बेबी होता है, बेबी के आसपास का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल के उससे जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर लेना या फिर जेंडर पता कर लेना। तो इसका क्या होता है, दो यूज है। एक तो भाई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आप पता कर रहे हो तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है, विच इज वेरी गुड थिंग। बट लोग इसका करने लगे मिसयूज, और निगेटिव इंपैक्ट इसका क्या पड़ा कि लोगों ने पता करने लगा अच्छा फीमेल बच्चा है तो उसको मार दो। क्यों? क्योंकि लड़की होगी तो शादी करनी पड़ेगी, दहेज देनी पड़ेगी और उसकी भ्रूण हत्या कर दो, जिसको फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं। तो इसी वजह से एमनियोसेंटेसिस आज के दिन में बैन नहीं है, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज बैन है। इस वजह से इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस सैचुरी बैन। ठीक है, तो सैचुरी बैन में हमारे पास क्या है कि आपको प्रॉपर, आप कोई भी कंजाइनल डिसीज अगर हो, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर बच्चे में हो, उसके लिए आज भी आप एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, लेकिन आप जेंडर पता करके फीमेल फर्टिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं कि उनको लगता है कि एमनियोसेंटेसिस बैन है, बट एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस बैन नहीं होती है। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज बैन होता है, फीमेल फर्टिसाइड बैन होता है। सो एमनियोसेंटेसिस इज सैचुरी बैन। ये लाइन आपके दिमाग में एकदम बैठी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक सेकेंड प्रॉब्लम कि हमारे कंट्री में आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है। क्यों बढ़ी जा रही है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्राइम तो भाई अलग ही स्पीड में बढ़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपकी कैसी बढ़ी इसको जरा सा आके हम लोग देखते हैं। पॉपुलेशन आपकी कुछ ऐसी बढ़ी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा 1900 में था 2 बिलियन, 2000 में था 6 बिलियन और 2011 में था 7.2 बिलियन। उसी जगह पे अगर आप अपने देश को, हमारा देश तो भाई आज के दिन में टॉप पे है, लेकिन हम लोग वही डेटा लिखेंगे जो आपका यहां पे जितना दिया हुआ है क्लास 12 की एनसीईआरटी में। तो इंडियन पॉपुलेशन हमारी इंडिपेंडेंसी के टाइम था 350 मिलियन और 2000 में था 1 बिलियन, 2011 में 1.2 बिलियन क्रॉस कर गई। 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लेस देन 2% पॉपुलेशन ग्रोथ था। ठीक है, देखो यहाँ पे लेस देन का वर्ड लगा के आपको लग रहा है ये तो कम है, नहीं भाई 2% के आसपास 1.7 1.8 भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये एक लेस देन वर्ड आपका नीट के एमसीक्यू बनता है कि वाज इट मोर देन 2% और 2% और लेस देन 2%। तो आपको याद रखना है कि 2000 की 11 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2% से कम थी, स्टिल इट वॉज वे हाई। और आज के दिन में तो आप छोड़ ही दो बात करना। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप सपोज पूरी दुनिया में अगर आप चाहो तो हर 6th पर्सन जो आपको मिलेगा वो आपको इंडियन मिलेगा। मतलब समझ रहे हो, वी टेक इट लिटरली, ऑल इंडियंस आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो प्लेस है ये हम लोग लिखने वाले हैं कि जो दुनिया में है सारे इंडियंस ही भरे पड़े हैं। तो ऑफ कोर्स यू एक्चुअली इफ यू विजिट एनी अदर कंट्री यू विल सी इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एवरी 6 पर्सन जो है इंडिया में वो पूरे दुनिया में वो आपका इंडियन है। ये 2011 की रिपोर्ट है गाइस, आज के दिन में भूल जाओ क्या स्टेटस है हमारा। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन आपकी बहुत अच्छी चीज नहीं है। रीजन क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज का? रीजन है कि पहले क्या थी, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत खराब थी। अक्सर जन्म देते हुए या तो बच्चे की मौत हो जाती थी या तो मदर की मौत हो जाती थी, है ना, या तो इन्फेंट मर जाता था, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आज के दिन में दोनों डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो चुकी हैं। तो बेटर लिविंग कंडीशन की वजह से आपकी क्या हो चुकी है कि आज मौत उतनी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक मदर 8 बच्चे को जन्म दे रही है तो 4 ही जिंदा हैं। आप अपने नानी से, दादी से, अगर इन लोग से आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे होते थे। पहले बहुत कॉमन था 4 में से 2 बच्चों का मर जाना बचपन में ही, ठीक है, या फिर उनकी माँ का मर जाना, बट आज के दिन में नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, हम इसको क्यों खराब करेंगे।
अगर हमारी लिविंग कंडीशन बेटर हुई है, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेटर हुआ है, सॉरी डाउन हुआ है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर डाउन हुआ है, इट इज़ अ गुड थिंग. सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्चुअली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है कि आप क्वाइटस भी करो और क्वाइटस करने के बाद भी बच्चा ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, दैट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में वही है, और मुझे इसके साथ दिख नहीं रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. हाँ, हो रही है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इतनी सी कहानी. अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपका इंपैक्ट करते हैं? ये हैं आपके फैक्टर्स जो आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन भी इस चीज़ को पढ़ चुके हो. अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की अगर हम बात बोले तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हमने क्या बोला कि ऐसे डिवाइसेस, ऐसे तरीके जिसकी वजह से कोई भी कपल जो है वो क्वाइटस भी कर लें और उनको बच्चे भी ना. अब देखो, अक्सर करके जब चैप्टर पढ़ाओ तो हमारे बहुत सारे महान बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर पॉपुलेशन कम करना है तो लोग क्वाइटस ही करना बंद कर दे. विच इज नॉट, बिकॉज ह्यूमंस आर क्रिएटेड लाइक दिस दैट दे विल बी अट्रैक्टेड टू द अपोजिट जेंडर आफ्टर एज. ठीक है, अगर बहुत कम एज पे है देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू. ठीक है, तो इस वजह से गॉड ने ऐसा क्रिएट ही किया कि अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो, इंसान को क्वाइटस करना हो, क्योंकि तभी एक तरीका है कि रिप्रोडक्शन होगा, तभी एक तरीका है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी रहेगी. सो इस वजह से क्वाइटस फुल्ली बंद करना इज नॉट एन ऑप्शन. सो दैट इज वाई वी हैव डिवाइसेस कि ठीक है, आप क्वाइटस भी हो जाए और आपका प्रेगनेंसी भी ना हो. तो अब देखो, यहाँ पे एक आ जाता है नेचुरल तरीका. नेचुरल तरीके में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम कोई डिवाइस नहीं यूज़ करेंगे, कोई मशीन नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी कोई सब्सटेंस नहीं यूज़ करेंगे, कोई हार्मोन दवा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, बेसिकली दिमाग यूज़ करेंगे बस. तो इसमें हमारे पास 3 तरीके आ जाते हैं कि हमारे पास आता है एब्स्टेंस, एक आ जाता है विड्रॉल, एक आ जाता है लैक्टेशन अमनीरिया. ठीक है, एब्स्टेंस हमारे पास क्या होता है? एब्स्टेंस में हमारे पास होता है कि यहाँ पे इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है फर्टाइल पीरियड विच इज 10th to 17th डे. ठीक है, क्यों 10th to 17th डे? क्योंकि 14th डे पे ओवर रिलीज होता है, तो भाई 2-3 दिन पहले मत भेजो, 2-3 दिन बाद में भेजो स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म आपका कुछ टाइम तक जिंदा भी रहता है ना. तो मान लो हमने 11-12 डे पे हमने स्पर्म भेजा है, 14 डे पे ओवर रिलीज हो रही है, दोनों जाके मिल जाएंगे. तो यहाँ पे इट्स बेसिकली कि जब लड़की जाए, मान लो शादी से अवॉइड करना, जब लड़की मंडप में उस टाइम पे लड़का ना हो, लड़का हो तो लड़की ना हो, तो दोनों को सेम टाइम पे मत भेजो, बट यही लॉजिक है. ठीक है, तो इट इज फर्टाइल पीरियड के टाइम पे अवॉइड करना है. ठीक है, ये होना है. विड्रॉल सिम्टम बोल रहे हैं. विड्रॉल क्या होता है? इसी को हम लोग क्वाइटस इंटरप्रेटस बोलते हैं. इट इज बेसिकली, सपोज ये फीमेल की वजाइना है तो पीनस यहाँ पे इंसर्ट होना है, तो पीनस से सीमेन रिलीज होने के जस्ट पहले पीनस को मेल विड्रॉ कर ले, उसी को बोलते हैं विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्रेटस. ये क्या है? ये टोटली डिपेंड करता है मेल पार्टनर पे, ठीक है, उनकी कंट्रोलिंग पे, और ये बहुत रिस्की होता है. ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे. थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड इज बेसिकली कि यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे उस पर वर्क करता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन जो है, वो आपकी ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन वो आपकी बंद होती है. अगर मान लो कोई फीमेल है, सपोज पिंकी है, उसने आज एक बच्चे को बर्थ दिया, तो 6 मंथ तक उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत हाई होगा. ठीक है, प्रोलैक्टिन हाई, क्योंकि मिल्क बनाना है, तो GnRH लो होगा, GnRH लो होगा तो FSH लो होगा, FSH लो होगा तो LH लो होगा. अगर FSH LH लो है तो न्यू ओवा बनेगा ही नहीं, तो नो ओवुलेशन. अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपका कभी भी प्रेगनेंसी कहाँ से ही होगी. ठीक है, तो ये है, बट ये मैक्सिमम 6 मंथ वर्क करता है, ये उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम, तो इससे कम भी हो सकता है, कभी कभी 2 मंथ 3 मंथ में भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ये तीनों मेथड में अगर आपने एक चीज देखा कि बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है, ये हाईली रिस्की है. ये तीनों मेथड आपके हाईली रिस्की हैं, है ना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है. फर्स्ट में गारंटी नहीं है कि फीमेल ने सही से अपनी डेट नहीं काउंट की है. सेकंड में गारंटी नहीं कि मेल पार्टनर हटा ही ले. थर्ड में गारंटी नहीं है कि भाई 6 आप मैक्स बोल रहे हो, बट इट कुड बी 1 मंथ 2 मंथ. सो देयर इज नो गारंटी. ये सारे उनके लिए वर्क कर जाते हैं जिनके एक बच्चे की चलो ठीक है, दूसरा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे. सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड इज फिजिकल मेथड. फिजिकल में एक आ जाता है मेल कॉन्डम, जिसको बैरियर मेथड बोलते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल मेथड एंड सेकंड वन इज बैरियर मेथड. सो बैरियर मेथड में हमारे पास क्या है? मेल कॉन्डम है, एंड सेकंड वी हैव द फीमेल कॉन्डम. तो मेल कॉन्डम को नॉर्मली कॉन्डम बोलते हैं. वो क्या करता है? पीनस के ऊपर, सपोज दिस इज पीनस के ऊपर लगा लिया जाता है. तो जिससे क्या होता है कि मान लो ये पीनस है, तो पीनस का जो सीमेन होता है इन्हीं कॉन्डम में रिलीज होता है, कॉन्डम से बाहर जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाता है. तो ये क्या है? ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है? ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि हम ओवा और स्पर्म को मिलने ही नहीं देंगे. ये इस प्रिंसिपल पे आपका ये वर्क करता है. किसका बना होता है? रबर और लैटेक्स का बना होता है ये. ठीक है, और ये आपका पीनस को कवर करता है. ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट पे.
नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है फीमेल कॉन्डम। देखो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, उनको लगता है फीमेल कॉन्डम होता ही नहीं, बट होता है, उनका नाम अलग होता है। उनका नाम अगर आप यहाँ पे देखोगे, उनको सर्विकल कैप बोलते हैं, वॉल्ट बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके इनमें भी वही सेम मैकेनिज्म है कि आपका मिलने नहीं देंगे। ये कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं, ये आपका या तो जो है वेजाइना को कवर करेंगे या तो सर्विक्स को, ठीक है। कहाँ पे लगा जाते हैं, वेजाइना या सर्विक्स को, वही सेम चीज़ है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मेल कॉन्डम है एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रीयूजेबल। इनको आप रीयूज नहीं कर सकते हो। फीमेल वाले रीयूजेबल हो जाते हैं, बट वो एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो मेल कॉन्डम्स का इसलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं। फीमेल नहीं करती है, कुछ एकाध हैं, बाकी नहीं करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईयूडीज। आईयूडीज में हमारे पास 3 तरीका है, एक हमारे पास है नॉन मेडिकेटेड, एक हमारे पास है हार्मोनल, एक हमारे पास है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। ये तीन की तीनों किसके अंदर आ जाती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में आ जाती हैं, विच इज ये सारी आईयूडीज है। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है इन इंडिया, ठीक है। लोग को लगता है कॉन्डम है, बट ये है मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नॉन एग्जाम्पल लर्न करना है, ये लिप्स लूप है, इसको लर्न करना है। कॉपर टी में कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, जो हमारी बेटा नॉन मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड जो तरीका है, ये क्या करती है, ये आपकी इंट्रा यूट्राइन, ये यूट्रस है ना, इसी में लगा दी जाती है बेटा। तो ये क्या करती है, स्पर्म को किल कर देती है। मान लो स्पर्म गया, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर देती है, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, अगर हम बोल रहे हार्मोनल की, हार्मोन क्या करते हैं, आपके हॉस्टाइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वहाँ पे आके बेबी इम्प्लांट ही ना हो। तो अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, प्रेगनेंसी तो इसी बात पे बोली जाती है जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, ये स्पर्म की मोटालिटी पे इंपैक्ट करता है और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जो हमारे कॉपर वाले होते हैं उनका एक यूनिक फीचर होता है कि ये आपकी स्पर्म मोटालिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे इंपैक्ट करेंगे। बाकी सब फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी सब में होती है, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इनके यूनिक फीचर्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज रट लेना। ये जो टेबल है तुम्हारी, तुम चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी आपको कराया है, ये हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, ठीक है। इसको कर लेना और बस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा हाँ, जो हमारे फिजिकल बैरियर मेथड होते हैं, खुद से इंसर्टेड होते हैं, इनकी फायदे होते हैं। आईयूडीज का फायदा क्या होता है, थोड़ा टाइम तक चल जाता है, ठीक है। इनको आप एक बार ले आए, फेंक दिया, ऐसा वाला चीज़ होता है। अब देखो, अच्छा इन्हीं आईयूडीज जो हमने, हाँ, अब हमारे पास क्या होता है, जो हार्मोनल है, हार्मोनल का अगर आपको एक चीज़ बताएं तो प्रोजेस्टासर्ट अभी आपने सुना, या तो प्रोजेस्ट्रॉन अकेले को, है ना, या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन को उठा के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो फीमेल की बॉडी में, तो पता कैसे वर्क करता है। फीमेल बॉडी को लगता है कि ये फीमेल तो प्रेग्नेंट है, तो वो कभी ओवुलेशन नहीं करती है। तो आप चाहो तो इन्हीं को आयोडीज के फॉर्म में दे दो, चाहो तो इन्हीं को ओरल दवाइयों के फॉर्म में दे दो, चाहो तो इन्हीं दवाइयों को आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे दो, या फिर छोटी छोटी स्टिक के फॉर्म में यहाँ पे हाथ के स्किन पे लगा दो, इम्प्लांट के फॉर्म में लगा दो। होगा सब में वही लॉजिक कि आप प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आप बढ़ा दोगे, बॉडी को लगेगा ये तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो मुझे ओवुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। अब लेकिन एक चीज को ध्यान दो, कभी मैं एस्ट्रोजन अकेले नहीं देंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन अकेले, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पता हो, वो वैसे भी फॉलिकुलर फेज में भी हाई होता है, तो एस्ट्रोजन अकेले नहीं वर्क करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन अकेले वर्क कर सकता है। प्रोजेस्ट्रॉन आपका और प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन ये आपके वर्क करते हैं। अब देखो, वही आपको बोला गया है कि इन्हीं को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में दे देते हैं। ये आपको बोला गया है कि या तो प्रोजेस्ट्रॉन अकेला या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हम देते हैं। ये आपकी स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करता है, सर्विकल म्यूकस को आपके अल्टर कर देता है। देखो सर्विक्स है ना, सर्विक्स से होके जाएगा ना, अब यहाँ पे म्यूकस अगर थिक हो गया तो स्पर्म की स्पीड अपने आप लो हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, 21 दिन तक लिया जाता है, फिर 7 दिन तक गैप दिया जाता है। क्यों 7 दिन तक गैप दिया जाता है, क्योंकि उस तरह अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल आप बॉडी में हाई रखोगे तो बॉडी ऐसे बिहेव करेगी जैसे प्रेग्नेंट है, तो सारी बॉडी का न्यूट्रिशन उठा के इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में लगा रहा होगा। इसका तो बहुत हार्मफुल चीज हो जाएगी, बॉडी वीक हो जाएगी। तो इसलिए 7 दिन का गैप भी देना होता है, मेंस्ट्रुअल फेज हो। अच्छा, उस गैप में बॉडी को लगता है कि ये तो नॉर्मल ब्लीडिंग फेज चल रहा है, ब्लीडिंग फेज में वैसे भी ओवर रिलीज होती है, ठीक है। तो सपोज किसी फीमेल का स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर को उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 1 से 7 तक वो नहीं खाएगी। 5th जो आपका फर्स्ट वीक के बाद शुरू होता है, फिर वो दवा खाएगी लगातार 21 दिन तक। मतलब कोई भी फीमेल जनरली आप ऐसा बोल सकते हो फॉलिकुलर फेज में भी दवा खाती है, ल्यूटियल फेज में भी खाती है, और जो उसका ब्लीडिंग वाला फेज होता है उसको छोड़ देती है, ठीक है। और इसमें आयरन टैबलेट्स खाती है,
लेकिन इसकी पता प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी इसको दवा को एक दिन ऊपर नीचे करे तो आपका गया फिर, तो इसमें रेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास हो जाती है दूसरी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको बोलते हैं सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं डिराइव्ड होती है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सिंपल है, ये काफ़ी इफेक्टिव होती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं और हफ्ते में एक बार ली जाती है। ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स के साथ छेड़खानी करती है। इसमें ओवुलेशन होता है, ठीक है, इसमें बस इम्प्लांटेशन के साथ प्रॉब्लम होती है, और वो वाले अगर आप पिल्स लोगे तो उसमें ओवुलेशन ही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव वही है कि हमने आपको बोला एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को आप दे दो, इसकी मैकेनिज्म सेम होती है, इम्प्लांट्स की भी सेम होती है, इनकी भी सेम होती है। बस फर्क इतना होता है कि इनको आप जो है एवरी 2-3 महीने पे लेते हो, इनको आप 1-8 साल पे लेते हो, पिल्स आप लोगे डेली लोगे। मतलब जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग है ओरल की, इम्प्लांट की, इंजेक्ट की, सबकी सेम है, बस टाइमिंग अलग है। इम्प्लांट सबसे ज़्यादा टाइम चलता है, फिर इंजेक्ट चलता है इंजेक्शंस, और सबसे कम आपकी पिल्स चलती है। पिल्स आपको लगातार 21 दिन तक लेना रहेगा। बाकी वही है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई करेगा, बॉडी को लेगा प्रेग्नेंट है, बॉडी ओवुलेशन नहीं करेगा, वो वही नहीं, डर किस बात का। तो बस वही यहाँ पे चीज़ें हैं। अच्छा, अगर एक अच्छी चीज़ है कि इमरजेंसी जो पिल होती हैं जिनको अनवांटेड 72 बोला जाता है, वो भी आप प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन अगर कीवर्ड वाली जो पिल आती है उसको यूज़ कर लो, या फिर IUD भी अगर आप लगा दो 72 आवर्स ऑफ कॉइडस के अंदर, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। इस चीज़ को याद रख लो कि IUDs भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ हो सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है कि रेप हो गया, कुछ भी हो गया है ना, कि जो है कॉइटस के बाद अगर हमें चाहिए कि नहीं प्रेगनेंसी ना हो, तो कॉइटस हो गया, चाहे वो कैजुअल सेक्स हो या फिर आपका नॉर्मल हो कि हाँ जबरदस्ती वाले हो गए केसेस, जैसे आपके क्राइम वगैरह होते हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे भी यही साइड दिए जाते हैं, या तो IUDs दे दिए जाते हैं या तो आपका जनरली पिल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कहानी। अब हम आ गए दूसरी चीज़ों पे मैंने आपको पूरी कॉन्ट्रासेप्टिव करा दी है, ठीक है। ये देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव हमने कर लिया, नेचुरल कर लिया, बैरियर कर लिया, इंटरसेप्टिव ओरल कर लिया, सर्जिकल कर लिया, बर्थ कंट्रोल मेथड हमने उठा के खत्म कर दिए। अब हमारे पास आ गई 2 चीज़ें। एक हमारे पास आती है MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि आप वॉलेंट्री टर्मिनेट कर लो प्रेगनेंसी को। ये इंडिया में लीगल है, इस चीज़ को याद रखो, इंडिया में लीगल है, ठीक है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इलीगली इंडिया में हो रहा है और अनक्वालिफाइड लोग के साथ हो रहा है, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स कर देना, जो कि बहुत प्रॉब्लम चीज़ है। MTP कब लीगल है? MTP लीगल है स्टार्टिंग के 3 महीने, ठीक है। लीगल एक्चुअली 6 मंथ तक है, बट फर्स्ट 3 मंथ आप नॉर्मली भी करा सकते हो। सेकंड, अब जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में आप कराने जाओगे तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो, या तो माँ को खतरा हो या तो बच्चे को खतरा हो, उस केस में आपको 2 डॉक्टर्स परमिशन लेके तब आप करा सकते हो, ठीक है। बाकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी ओके, आप जाओ, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, हम नहीं पाल सकते हैं, कोई आपको सवाल नहीं करेगा, ठीक है। बट हाँ, वो फीमेल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने MTP आपने चेक करा लिया कि अच्छा लड़की है तो आप जाके करा रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या आ गए, हमने यहाँ पे अच्छा हाँ, एक एक चीज़ को याद रखना, MTP में कोई ज़रूर नहीं सर्जिकल हो, ये सिर्फ पिल्स के साथ भी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ गए सर्जिकल पे। एक और हमारे पास मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, उसको हम लोग बोलते हैं आपका वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी यहाँ पे क्या होती है कि वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है वैसेक्टॉमी में। ट्यूबेक्टॉमी में आपके फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। होता क्या है इसमें, होता है कि वास डिफरेंस को अगर हमने कट करके टाई कर दिया तब आगे स्पर्म जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो सीमेन रिलीज होता है, ठीक है, विदाउट स्पर्म। क्यों? क्योंकि स्पर्म अब वास डिफरेंस में नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लीडिंग जो होती है वो उसमें ओवा नहीं होता, ठीक है। यहां पे याद रखना ओवुलेशन यहां पे होता है, ओवुलेशन यहां पे होता है, यहां पे भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है। बस ये है कि ये लोग सही जगह नहीं पहुंचते हैं। इनकी बड़ी अच्छी चीज क्या है, इनको काइंड ऑफ परमानेंट मेथड बोलते हैं। बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब जल्दी इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है। मतलब अगर कोई एक बार करा लिया तो दोबारा, इसी को नसबंदी बोलते हैं, दोबारा उसके लिए रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, हो जाता है बट बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जनरली जिनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं वो करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक दूसरी चीज़ पे, वो हमारे पास है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग को होता है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। एक तो हमारे देश में प्रॉब्लम है कि लोग को बच्चे हुए जा रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल हुई, दूसरी प्रॉब्लम है कुछ लोग को बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3-4 मेथड आ जाता है। एक हमारे पास आ जाता है कि आप एम्ब्रायो को फर्टिलाइज कर लो बाहर में, ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर मेथड,
या फिर इसी को बोलते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो का मतलब है कि लैब में, ठीक है। अब इसमें दो चीज होता है कि स्पर्म को और ओवा को, हस्बैंड या डोनर, ओवा को फीमेल या डोनर से आप ले लो, बाहर फर्टिलाइज करा लो, उनको या तो आप जाइगोट से लेके, है ना, अप टू 8 सेल्ड तक, अप टू 8 सेल तक आप उनको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको जिफ्ट बोलते हैं, ये इन्हीं का टाइप हो गया। और दूसरा आप उनको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये मोर देन 8 सेल्ड अगर होते हैं तब। क्यों? क्योंकि मोर देन 8 सेल्ड को अगर हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया तो वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में आपका इंप्लांटेशन हो जाएगा, बेबी वहीं ग्रो होना चाहेगा जहां पे उसके लिए इनफ सप्लाई मटेरियल नहीं होगा, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, या तो आप इसको जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हो। देखो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की नहीं, पूरे 9 महीने हम बच्चे को बाहर डेवलप कर लें। बस ये है कि कुछ में आप फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर करते हो, उसको इन विवो बोलते हैं, कुछ में बॉडी के बाहर करते हो, जिसमें बॉडी के बाहर करते हैं उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो इन विट्रो का क्या है कि आपने जाइगोट से लेकर 8 सेल तक बनने तक उठा के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, एक तरीका ये हो गया। एक आप थोड़ा और वेट कर लो कि नहीं भाई मैं देख लेता हूँ कि मोर देन 8 सेल अच्छे से बन रहा है कि नहीं, और सेफ्टी के लिए तो आप उसको उठा के यूट्रस में डाल दो, ठीक है। तो ये दो तरीका हमारे पास होता है। और तीसरा एक आ जाता है हमारे पास जिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हमारे पास क्या होता है, जहां पे कि फीमेल को आपके ओवा प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम हो बट वो बेबी बना सके, तो उसमें क्या करते हैं, किसी और से ओवा लेके फीमेल की बॉडी में ओवा डाल देते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इन विवो होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब मेल को प्रॉब्लम है, मेल को प्रॉब्लम है कि तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देते हैं, मतलब इंजेक्शन में सीमेन लेते हैं और उठा के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो आप उठा के वजाइना में इंसर्ट कर दो, है ना, और एक तो आप क्या करो यूट्रस में डाल दो। तो जब यूट्रस में इंसर्ट करते हैं स्पर्म को तो उसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये सब तब होता है जब मेल को प्रॉब्लम है। अच्छा एक और चीज़ होती है, कभी कभी स्पर्म की मोर्टेलिटी आपकी बहुत कम होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक एक स्पर्म को लेके उठा के ओवा में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्योंकि ये ओवा का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होती है, ICSI, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया ART, इसमें बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं STDs पे। STDs में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इन्हीं को वेनरल डिसीज बोलते हैं। इसमें से हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीज, HIV, इनको नहीं ट्रीट किया जा सकता है, ये अनट्रीटेबल है, ठीक है। बाकी सबको हम ट्रीट कर सकते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है। और फीमेल में अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है तो काफी टाइम तक अनडिटेक्ट रह जाती है, मेल में डिटेक्शन आसान होता है, ठीक है। फीमेल में वही बाद में कैंसर बना देती है, इंट्रा यूट्रस आपके इन्फेक्शंस वगैरह होने लगते हैं, पेल्विक रीजन में आपके प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस यही है कि इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर थोड़ा भी शक हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाओ। और बाकी आपका मेन है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव वाली जो मैंने टेबल दी है वो लर्न करना है, और जो लास्ट में मैंने 1 1 2 2 4 4 पॉइंट बोले हैं वो रखना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज का जो तुम्हारा है वो आज हम PYQs कराएंगे 9:30 बजे, ठीक है। आज हम PYQs कराएंगे रात के 9:30 बजे, तो आ जाना तुम लोग इसी चैनल पे, ठीक है बच्चों। और बाकी हम आपको प्लस बैच में 1 शॉट सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, तो जिसको ज्वाइन करना है 5 दिसंबर तक अभी भी ऑफर चल रहा है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम शॉर्ट नोट के साथ कराने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस चैनल से जुड़े रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू।